देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मेरे पास में ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो मैंने आपको सिंपली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना बताया था कि आप उसको सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व कर सकते हो। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 5, तो ये हो गया 32। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ तक लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। अब अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो एक तो ये समझ लीजिए कि इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ऊपर आई कैप, जे कैप और के कैप फर्स्ट रो में एक हम डिटर्मिनेंट बनाने वाले हैं 3/3 का, और यहाँ जो पहले वेक्टर बैठा हुआ है यानी कि ए वेक्टर, तो 2 3 4 और बी वेक्टर 3 2 5। आई कैप, जे कैप, के कैप, सबसे पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, और वो भी स्केलर कंपोनेंट्स, इसे स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स। तो पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के पार्ट्स लिखने हैं, बी वेक्टर बाद में तो बी वेक्टर के पार्ट्स लिखने हैं। और डिटर्मिनेंट सोल्व करना अपने को आता ही है। आई कैप 15 माइनस 8, फिर माइनस जे कैप, ठीक है, और फिर इसको प्रेस और इसको प्रेस, 10 माइनस 12 प्लस के कैप 4 माइनस 9, तो ये आया 7 आई कैप, यहाँ से -2 तो प्लस 2j कैप, और यहाँ से -5 के कैप। या तो जनरली जब भी अपने पास में दो वेक्टर होंगे और हमें उनका क्रॉस कैलकुलेट करना होगा, अगर अपने पास में दो वेक्टर हैं और हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, क्रॉस कैलकुलेट करना होगा, तो हम इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए बच्चों, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच में मैंने एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, और एज यूजुअल जैसे कि लास्ट में भी बताया था मैंने कि ए वेक्टर भी हम नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं और बी वेक्टर भी हम नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। उसके पीछे का रीजन भी बताया था कि एंगल का इश्यू हो जाता है नहीं तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा डॉट एन कैप। अब देखिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट किया था, तो वो आया था एक स्केलर यानी कि नंबर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट किया था तो वो एक आया था वेक्टर। ठीक है,
तो पहले तो ये फिक्स कर लीजिए कि जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो वो एक स्केलर आया था, इसलिए उसको हमने स्केलर प्रोडक्ट बोला था और इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोला था, क्योंकि एक वेक्टर आता है। ठीक है। देखो, सोचने वाली बात यह है कि हमने केवल कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन करने मात्र से, सिर्फ कैलकुलेशन करने से ही है ना, यहाँ पे एक नंबर आ गया था उसको स्केलर बोल दिया, यहाँ एक वेक्टर आ गया तो उसको वेक्टर बोल दिया। इस वजह से इसका नाम पड़ गया वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो है इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट, और ये जो है इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक। अब इसका आंसर एक वेक्टर आया है, तो वो ही जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि अगर कोई वेक्टर है ना, तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और मैग्नीट्यूड का इतना कोई इश्यू नहीं आया था, मुद्दा ये बना था कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए भाई, स्टार्टिंग में था हमारे पास ए वेक्टर, फिर था बी वेक्टर, अब आ गया हमारे पास एक नया वेक्टर, यानी कि स्टार्टिंग में था हमारे पास में श्याम, श्याम नाम का एक आदमी, दूसरा लाल नाम का एक आदमी था। तो अब जो बना है ना वो आ गया श्यामलाल, कोई तीसरा आदमी, तीसरी पहचान। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये वेक्टर कहां होगा, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, क्वेश्चन। तो देखो भाई, एक बात फिक्स कर लीजिए कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये दो वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर को आप समझो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर समझे। तो जो ए क्रॉस बी होगा ना, वो ए की टाइम पर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी ए की टाइम पर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ए की टाइम पर दोनों पे। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, तो ये पेन, अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो ये पेन ऐसे रहेगा, कैसे भी कर लो, कैसे भी, ऐसे, ये देखो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो जो ए क्रॉस यानी दोनों का जो क्रॉस होगा, दोनों का जो क्रॉस होगा, अब दोनों के दो तरीके के क्रॉस होते हैं, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के, एक तो ए क्रॉस बी और एक बी क्रॉस है। हालांकि ये बहुत सिंपल केस है, पहले हम ए क्रॉस बी को डिस्कस कर लें, इसको बहुत इजीली हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों का क्रॉस कहां होगा, क्योंकि इसमें तो में होता था वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, तो उसके बारे में हमने एज सच कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन अगर इसके बारे में हम बात करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होगा, और ऐसा वेक्टर होगा जो एट द सेम टाइम दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। हालांकि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कि डाउनवर्ड में होगा, क्योंकि यहां पे दो ऑप्शन बन सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि ए क्रॉस बी जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए तो दो केस बन सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना, यानी एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जरूरी नहीं है अपवर्ड में, वो तो ए और बी मैंने ऐसे ले रखे तो अपवर्ड, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, अब कोई से भी कहीं भी डायरेक्शन बने ए क्रॉस बी के, बस हमें तो इतना रखना है, इन दोनों पेन, दोनों मार्कर पेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए, इतना सा रखना है अपने को बस। मैंने बताया ना कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो जो ए क्रॉस बी होगा ना, बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। भाई अगर ऐसे ऐसे हुए तो पेन ऐसे चला जाएगा, बस पेन को दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। अगर अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे ए और बी को, तो पेन उस केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिस्कस हो जाएंगे, दोनों के दोनों, है ना। अगर ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, किसी
टेबल पे आपने रख दिए, तो ए क्रॉस बी अपवर्ड, भाई जैसे मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपने ऐसे टेबल पे रख दिया, ठीक है, तो जो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे ना, तो वो एक तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, होगा ना, एक अपवर्ड डायरेक्शन होगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, दो ही तो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी के। तो अब अगर हम इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर माने, तो इनके परपेंडिकुलर दो केस बनेंगे। परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, देखो अभी मैंने ये नहीं बताया ए क्रॉस बी कौन सा होगा। तो अब आप राइट हैंड थंब रूल, आप ए के ऊपर टेक लीजिए पेन को, इसको राइट हैंड थंब रूल, तो आप ए वेक्टर पर इनिशियल पोजीशन ले लीजिए ऐसे, और हैंड को ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ए से बी की तरफ चले ना, तो थंब जिधर की तरफ जा रहा है ना ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ए से शुरू करके बी की तरफ गए ना तो ए क्रॉस बी, और बी से शुरू करके ए की तरफ आए ना तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, तो बी से शुरू करके ए की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ, ए से शुरू करके बी की तरफ जाओगे तो बाहर की तरफ, इस केस में बाहर की तरफ, ऐसे समझो आप। तो यहां ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, दोनों के बीच में एंगल थीटा लिया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल थीटा जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो ये ए क्रॉस बी हो गया, और इसका जस्ट रिवर्स में बी क्रॉस ए होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। पता कैसे चलेगा ए क्रॉस बी कौन सा है? बोला ना मैंने, ए पे ऐसे रखिए, ठीक है, थंब को ऐसे ऊपर की तरफ ओपन करके रखिए, ए को ऐसे रखिए, बी की तरफ जाओगे तो देख लीजिए आपका जो थंब है, अंगूठा ये कहां जा रहा है, वहां ए क्रॉस बी होगा। अगर मान लीजिए अपन यहां ए लेते और यहां बी लेते, ये तो आपके ऊपर और हमारे ऊपर है ना, हम कहां ए लेंगे, तो कोई बात नहीं, उस केस में मान लीजिए थीटा होता, ठीक है, तो अब ये ऐसे नीचे की तरफ होता और बी क्रॉस ए ऊपर की तरफ होता, बाहर की तरफ होता या ऊपर की तरफ होता। बस कहानी क्या है कि ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ये बी क्रॉस ए हो जाएगा तो जस्ट इसके रिवर्स में ए क्रॉस बी हो जाएगा, केवल इतना सा है। तो एक ए क्रॉस बी हो गया, एक बी क्रॉस ए हो गया, ठीक है। तो ये तो था इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है। ए क्रॉस बी के बारे में कैलकुलेशन जब हमने की थी ना, तो हमें पता चल गया था कि एक वेक्टर आएगा और ये इसका फॉर्मूला होता है। डायग्राम हमने बना ही लिया। अब आप सोचिए, ये स्टार्टिंग के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर होता है ना, वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर होती है वो होती है डायरेक्शन, ठीक। तो समझने वाली बात है कि ए क्रॉस बी यहाँ जो इक्वल है वो इक्वल है इस पोर्शन के, जिसमें ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट वेक्टर है। न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जिसमें से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और साइन थीटा भी पॉजिटिव। देखिए, क्योंकि थीटा के बारे में हमने बात कर ली थी कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट में ही मूव करेगा, जिसमें से साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव देता है और सेकंड में भी पॉजिटिव देता है। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी यूनिट वेक्टर के साथ में, राइट, और इक्वल आ रहा है किसी वेक्टर के। तो भैया सीधी सी बात है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। तो जो ए क्रॉस बी आता है ये उसकी मैग्नीट्यूड होती है, ये उसकी डायरेक्शन होती है, इसीलिए यहाँ एन कैप शो किया जाता है कि
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ये डायरेक्शन है। तो अब अगर मान करके चलो आपको एन कैप कैलकुलेट करना है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड वैसे इसके इक्वल आ रहा है, लेकिन जनरली ना इस फॉर्मूले का यूज एज सच किया नहीं जाता, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था वही ट्रेडिशनल पुराना मेथड हमारा डिटर्मिनेंट वाला, सीधा उसी का ही हम यूज करते हैं। मतलब आप देखोगे ना तो बहुत ही कम इसका यूज है, बहुत कम, लेयर केस में यूज है। बट अब एक चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा। कैसे? कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में बात करे और वो जीरो दे दे, जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर, क्योंकि ये तो एक वेक्टर है ना, यानी कि इसका आंसर है ना जीरो वेक्टर आ रहा हो, बस तो थोड़ा सा वहां माइंड का यूज करना कि इस पूरे में कौन ऐसा है जो जीरो वेक्टर बना सकता है। ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर किसी वैल्यू, यानी कि जीरो, वैल्यू जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो वेक्टर बनाएगा ना। तो इसने और इसने मना कर दिया कि हम तो जीरो हो नहीं सकते, तो शक इसी के ऊपर ही जाता है, ठीक है। और जीरो से पाई के बीच में दो ही वैल्यू ऐसी आती है जहां पे साइन जीरो दे सकता है, एक तो जीरो और एक पाई। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है तो ए वेक्टर भी यही होगा और दूसरा बी वेक्टर भी यही होगा, तो ठीक है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा। भाई एंगल अगर आप जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये किस केस में होता है, पैरेलल, है ना, दोनों पैरेलल हो गए ना जीरो वेक्टर के केस में। और अगर 180 है, 180 का मतलब हो गया कि अगर ये ए वेक्टर है तो इस तरफ बी वेक्टर है, ठीक है, ये 180 यानी कि पाई, तो उस केस में भी ये जीरो होगा, तो उस केस में भी ये पैरेलल होगा। तो ये जो होगा पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, ये वाला केस, और ये वाला केस होगा पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस बात को भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ए क्रॉस बी जीरो आने का मतलब है कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन पैरेलल भी यहां दो केस लेकर के आएगा, एक तो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो वो पता चलता है इस एंगल के साथ में, अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन बोलता है तो एंगल पाई हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन बोलता है तो एंगल जीरो हो जाएगा, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मेनली तो तीन ही केस आते हैं स्पेशली ना, जब थीटा के लिए अपन चलते हैं, ठीक है। एक तो वो एंगल जो बाउंड्री पे होते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे ऐसा ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, ना कोई स्पेशल चीज बता रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में ये प्लस होता है। बाउंड्री के जो एंगल होते हैं ना, वो तो एक तो जीरो है, एक पाई बाई टू है, और एक पाई है। जीरो पे केस डिस्कस कर चुके, पाई पे कर चुके। पाई बाई टू होगा तो ये वन हो जाएगा, पाई बाई टू के केस में साइन थीटा जो होगा उस केस में वो वन हो जाएगा, पाई बाई टू के केस में, राइट। तो बस इतनी सी बात है। अब जो जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो मेन जो लॉजिक रहता है ना, वो रहता है यूनिट वेक्टर्स के बीच में क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। यूनिट वेक्टर बोले तो आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच में। तो इसको आप ऐसे समझो जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई और ये जेड, तो ये आई कैप, ये जे और ये के, ठीक है, ऐसे समझो। तो ना अब मान लीजिए आई कैप क्रॉस जे कैप अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला,
इसका मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो एट द सेम टाइम इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो वो तो के कैप ही है ना, 1 1 1। तो आंसर क्या आया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये आंसर आया। तो इस तरीके से अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो ठीक है, पता है कि अपने को आया कैसे, ये रिजल्ट है जो डायरेक्ट यूज होना है एग्जाम में। तो आपको आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप आया, ये रिजल्ट याद रखना है। तो इसको ना ऐसे याद रखने के लिए ना एक मैकेनिज्म का यूज किया गया, जैसे अपन ने ऐसे एक ही डायरेक्शन के अंदर ना एक सर्कल ले लिया, और उसमें ना ऐसे समझ लो कि गेम खेल रहे अपन, आई के बाद में जे की टर्न बारी आएगी और इसके बाद में के की। और अपन जानते हैं कि हमने जो सीक्वेंस लिया है वो ऐसे ही लेते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो फिर आई जे और के। तो आई के बाद बारी जे की, जे के बाद बारी के के बाद फिर आई की, आई के बाद जे की, जे के फिर आई, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे। तो आई क्रॉस जो जे आया वो के आ गया। अब आई के बाद में अपन यहाँ जे लेते हैं, तो जे क्रॉस जे के बाद में के, जे क्रॉस के, जे के बाद में के, फिर वो हो गया आई, तो ये हो गया, ठीक है। तो आई जे के आई, तो अब के क्रॉस के जैसे आई के बाद में जे आता है, जे के बाद में के, तो के बाद में आई, तो के क्रॉस आई, तो ये आएगा जे, के क्रॉस आई, तो फाइनली ये आ जाएगा जे। इस चीज का ध्यान रखना। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमने एक सर्कुलर पाथ लिया था, तो आई के बाद जे के बाद के, तो आई क्रॉस जे आ गया था के। तो इसी तरीके से जे के बाद के, तो जे क्रॉस के आएगा आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप, इसी तरीके से है ना, वो आएगा जे कैप। अब ना एक बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, ये समझो आप, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने का, और ये बी है अपने पास में 3i + 2j + 5k। तो इसमें ना हम एक तो कैलकुलेट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे के, और ये हो गया 2 3 4 और 3 2 5, ठीक है। एक हो गया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आई जे बी 3 2 5 3 2 5, और ए वेक्टर 2 3 4 2 3 4। सोल्व करो, तो जब आप सोल्व करोगे तो 15 - 8, ठीक है, -j, तो ये हो जाएगा 10 - 12 + k 4 - 9, यानी कि 7i + 2j - 5k, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कैलकुलेट होने के बाद में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा आ गया 7i + 2j - 5k। तो अब यही चीज अपन यहाँ कैलकुलेट करते हैं, आई कैप 8 - 15 - j कैप 12 - 10 + k कैप 9 - 4 -7 आई कैप 2 j कैप 5 k कैप। यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकाला तो ये हो गया +2j
5, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए किसके इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस बी, ये हो गया, तो ये इसके इक्वल। क्रॉस के केस में ना, जब भी आप दो वेक्टर को रिवर्स करते हो, कम्यूटेटिव करते हो ना, तो माइनस के साथ में इक्वल होता है, जबकि डॉट के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी ना, डॉट के केस में ऐसा नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने आई क्रॉस जे, भाई आई के बाद जे आता है ना, इसलिए मुझे याद है, इज इक्वल टू के, या फिर अब जे लिखा, जे के बाद तो के आएगा ना, इज इक्वल टू आई, है ना, तो इसके बाद में के क्रॉस आई, के बाद में वापस से आई, इज इक्वल टू जे, आई के बाद में जे, जे के बाद में के, ठीक है ना। तो अब अगर मान लीजिए ये अपने को याद है, तो मैं केवल आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सीक्वेंस को तोड़ा, जैसे जे है तो जे के बाद में के आना चाहिए, मैं के नहीं लिख रहा हूँ, तो बच कौन गया, आई बच गया, तो मैंने आई लिख दिया। मान लो होता तो ये था कि जे से पहले आई आता है, यहाँ मैंने जे के बाद में आई लिखा है, सीक्वेंस को चेंज कर दिया ना, यानी ऊपर वाला चेंज हो गया ना, रिवर्स कर दिया ना, तो ये माइनस, इसी तरीके से इसको करो तो ये माइनस, और इसी तरीके से माइनस, मतलब इधर आपने एक ऑर्डर को चेंज। अब अगर देखा जाए डायरेक्ट आई क्रॉस आई कैप, अगर दोनों सेम आ जाए तो कॉमन सेंस लगाइए कि जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, तो वो सारा 0 बना देगा। लेकिन अब इसको 0 मत लिखना, क्योंकि जो ये वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर ही तो आएगा ना, तो 0 ये जरूर ध्यान रखना, 0 वेक्टर, ठीक है भाई। तो ये थी कहानी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब वैसे क्रॉस प्रोडक्ट के केस में एंगल का यूज तो होता ही है ना, जैसे डॉट में हुआ था ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा, तो ऐसे ही क्रॉस में भी होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा डॉट एन के, है ना। तो अब मैं, क्योंकि ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा सा सीधा पॉइंट पर आते हैं। थीटा अपने को पता है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, है ना, ये हाँ है ना, और हाँ मतलब ये पहले लिख लो, वो वाली बात है। अब देखिए जरा, एक तो समझने वाली बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या अपन मिस्टेक कर सकते हैं। एक तो समझने वाली बात ये है कि अगर आपने यहाँ से साइन, बाकी सबको ऐसे नीचे रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक वेक्टर और ऊपर अगेन एक वेक्टर, मतलब आईजे का कुछ पोर्शन बनेगा, तो उस केस में साइन थीटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बनने वाली है। तो हम इसको कैसे यहाँ से ड्राइव करें थीटा का, तो ऐसे तो मत कर देना, मतलब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम इसको वैसे अगर हम इससे ड्राइव करते हैं, तो मैं आपको देखो एक चीज समझाता हूँ, क्या कि अपन जानते हैं कि जो थीटा की रेंज होती है वो 0 से 180 तक देती है, यानी कि 2 क्वाड्रेंट। तो भैया साइन थीटा की वैल्यू तो गारंटी है ना, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती है, और नेगेटिव ना है, अगर इसकी गारंटी देनी है तो अपने को मोड लेना पड़ेगा पूरे पे। तो जिससे क्या होगा कि वो ऊपर का मोड हो गया, इस पे ऑलरेडी है ही सही, ये आ गया, ये आ गया, और ये इस पे आ गया, ठीक है। तो फाइनली अब देख लो आप, ये 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई क्रॉस बी अपॉन
मोड ए एंड मोड बी। ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। वैसे वैसे तो यहाँ से कोस थीटा अपन निकालते ही थे, इस फॉर्मूले को यूज करना है अपने को। तो जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर का जिक्र आ जाए आपको, तो ये फॉर्मूला लेकर के चलना है। अब मान लीजिए नहीं नहीं आप तो कहते हो सर इससे दूसरा तरीका, ये तो चलो आपने बताया। तो देखो पहले इसको पकड़ो, ये क्या है? ये है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो डायरेक्शन है ना। तो ये अगर इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, बताओ ये इसका मैग्नीट्यूड है या नहीं? है ना मैग्नीट्यूड। तो उस केस में यहां से साइन थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, तो वो यही तो आएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में छोटे 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 ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब इसमें ना क्रॉस प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं एरिया वगैरह कैलकुलेट करने में। तो वो देखो हम कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल मिल जाए आपको, सीधा सीधा याद करना है, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो दो अगर अपने पास में ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड है और वेक्टर के फॉर्म में है ट्रायंगल के केस में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 1/2, तो इनका क्रॉस कर दो। अब देखो क्रॉस तो एक वेक्टर आता है ना, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है बाई 2 एरिया ऑफ। इतना सा ध्यान रखना है आपको सीधा सा, कि अगर किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड गिवन है, ठीक है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखना आपको सीधा सीधा मिलेगा एडजेसेंट साइड, है ना। एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, तो 1/2 ए क्रॉस बी आपको ऐसे करना है। और अब मान लो कि पैरेललोग्राम हो अपने पास में, हाँ ऐसे समझ लो ना, ये देखो ये आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वही कहानी, पैरेललोग्राम के अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो उस केस में एरिया कितना आ गया इसका, देखो ना डबल हो गया ना इसका। तो सीधा जो ट्रायंगल का कैलकुलेट कर रहे थे उसका जस्ट डबल, मतलब सीधा आप कैलकुलेट कर लीजिए जो आपको गिवन है उसके, बस इतना करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे इसका बनता है। अच्छा इससे पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रोजेक्शन करके। प्रोजेक्शन क्या होता है, वो सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन बी वेक्टर, ठीक है ना। देखो इसको एक लॉजिक के साथ में पढ़ो, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर। जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए आप छत पे गए हो, आपसे पूछा गया आप कहाँ हो, तो आपने कहा मैं छत पर। जैसे आप मान लीजिए बेड पे खड़े हुए हो, आपसे पूछा कहाँ खड़े हो, आपने कहा मैं छत पर। आप चेयर पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, चेयर पर। यानी जिस पर वो हमारे नीचे है ना, ऐसे याद रखना। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, बी पर, तो बी नीचे जाएगा बस, बाकी ऊपर तो दोनों का डॉट होता है ये। तो प्रोजेक्शन जो होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऊपर तो स्केलर हाइट है, तो याद रखने के लिए नीचे स्केलर कब आएगा, तो याद रखने के लिए ऐसे। अब जैसे मान लो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर
ऑन ए वेक्टर, ऑन ए वेक्टर हो गया ना, तो ये फिक्स है कि नीचे ये होगा, ऊपर तो वही होगा बी डॉट ए डॉट बी लिख दो या बी डॉट ए लिख दो, की बात है, ए डॉट बी लिख दीजिए या बी डॉट ए लिख दीजिए, ठीक है ना। तो अब और आगे चलते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। जैसे कल को हम आपसे पूछे कि हमारे पास में दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखना क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक? अगर हमसे बोला गया कि ए क्रॉस बी फाइंड करो, हम कर देंगे, बहुत इजी है, क्योंकि ए क्रॉस बी तो एक सिंगल वेक्टर ही तो होगा, कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर हमसे ये बोला कि ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, मैं आपको क्लियर कर दूं, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तब वहां पे दो केस निकलेंगे, वहां पे दो केस बनेंगे, फर्स्ट ए क्रॉस बी और सेकेंड बी क्रॉस ए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये बोला कि परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कीजिए जो इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है, तो वहां दो केस आएंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, ठीक है ना, वहां दो केस बनेंगे। लेकिन अगर वो सीधा बोलता है ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, हम सीधा कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका, अलग अलग नहीं करने की जरूरत है, आप किसी एक को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि बी क्रॉस से अगर आना है वो कैसे आएगा, वो ए क्रॉस बी के ही इक्वल होगा, बट माइनस लग जाएगा, है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा, एक तो होगा ए क्रॉस बी और एक होगा माइनस ए क्रॉस बी, यानी कि बी क्रॉस है, तो हम ये कह सकते हैं प्लस माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। आप लोग इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर डिस्कस कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा।